अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं जमान एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 13 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इससे पहले हमने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली हमारी क्या होती है, ये स्पेसिफिक होती है डिफेंस में। ये कोई एक खास किस्म का जो है हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है बॉडी से। ठीक है, ये काम किसके साथ जो है आगे मिलकर करवाती है, हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ जो है और ज़्यादा काम करवाती है। ये जो है बहुत ही कम्प्लेक्स होती है और स्पेसिफिक होती है नेचर में। जो पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का, इसको कहा जाता है एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स करता है हमारे पास वेरी टू वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जो है मुख्तलिफ तरीके से काम करता है या मुख्तलिफ होता है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। ये जो है हमारे पास पावरफुल मीन्स ऑफ रेस्ट्रेनिंग इन्फेक्शन होता है। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहली जो मेन चीज़ जो आती है इसमें वो आती है क्या, रिकग्निशन ऑफ सेल्फ और नॉन सेल्फ बॉडी पार्ट्स। मतलब कि जो ये क्या करता है, ये तो पहली बात तो इसका काम ये होता है कि ये मेन चीज़ ये काम करवाता है कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं खुद के और जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कराने में हेल्प आउट करवाता है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ताकि वर्क करता है। पहला जो इसका काम ये होता है कि ये रिकॉग्नाइज कर सके किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर हो सकता है, इंटर हो जाता है, तो उसको पहले रिकॉग्नाइज किया जाए। उसे रिकॉग्नाइज कराने के लिए इसके पास ये किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीजन को करता है। अब एंटीजन बेसिकली क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, हमने इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जब पढ़ी थी प्रोटीन, तो उनके अंदर बात हुई थी। तो बेसिकली एंटीजन को जो है रिकॉग्नाइज करती है। बेसिकली क्या होता है, ये फॉरेन माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, उसको काम कराने में हेल्प आउट करते हैं, या उसको रिकॉग्नाइज करता है हमारे इम्यून सिस्टम, तो उसके बाद काम करता है। फिर हमारे पास जो है हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट। तो ये प्रोड्यूस करते हैं एक छोटे मिकदार में सोल्यूबल और स्पेसिफिक प्रोटीन जिनको कहा जाता है एंटीबॉडी। क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। जो क्या करती है, जो हमारी एंटीजन जो आती हैं उनके साथ कंबाइन करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। जो जानदार जिनके पास क्या होती हैं, एंटीजन होती है, पैथोजन जो होते हैं, उनको किल करने में हेल्प आउट करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स का, ये प्रोड्यूस करता है तकरीबन बिलियंस ऑफ जो है हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उनमें से इसका काम क्या सिर्फ ये नहीं होता कि डिस्ट्रॉय करना, बल्कि उसके साथ साथ ये जो है पैथोजन ऑर्गेनिज्म वगैरह को भी कंट्रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये हमें मेमोराइज करते हैं। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है, हमारे बॉडी ने उसकी जो है क्या कर दी, उसको किल कर दिया। ठीक है, ब्लड के सेल्स में। अब क्या करेगा, अगेन अगर 1 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर वो इन्फेक्शन हमें वापसी होता है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे ब्लड के सेल्स उनको खत्म कर देंगे। ये मेमोरी का काम भी करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इनमें कैसे आता है, क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, जो हमें रिकॉग्नाइज कराने में हेल्प आउट करता है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसकी 2 क्लास होती है, 1 और 2। ये हमारे पास सेल सरफेस के ऊपर लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड का काम करते हैं। जैसे हमारे पास NIC होता है, उसका काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करवाना। सेम इसी तरीके से तो सारे जानदारों में जो है हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें MHC होते हैं, जो एक खास किस्म की जीन्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं, लेकिन इंसानों के लिए इनको लफ्ज इस्तेमाल दिया गया है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, HLA कहा जाता है जिनको, जिनकी डायग्राम हमारी बुक में देखें। हमारी बुक में जो इनकी डायग्राम है 2 किस्म की है। देखें, एक है MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। अब इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, इसमें पहली बात तो है अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, और एक इनमें क्या है, एक इनमें मौजूद है माइक्रोग्लोबिन, ये भी प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना रही है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। और ये जो इनका है, ये ग्रुव है। क्या है, ग्रुव है। देखें, ये कंपोज्ड होते हैं हमारे पास किस चीज के, 3 सब यूनिट्स के अल्फा के, और एक इनमें बीटा ग्लोबुलिन होती है। ये बीटा ग्लोबुलिन आ गई हमारे पास, माइक्रोग्लोबिन। जबकि जो अल्फा 2 और अल्फा 1 है, इनके बीच में एक ग्रुव है। ठीक है, ग्रुव इसको कहा जाता है, जो इंटरेक्शन करवाता है किसके साथ, नेचुरल किलर सेल्स के साथ, किसके थ्रू, इनहिबिटरी रिसेप्टर्स के थ्रू। जबकि दूसरे जो हमारे पास हैं जिसको हम कहते हैं MHC2, ठीक है, ये हमारे किस चीज के बने, 2 अल्फा यूनिट्स के चेन्स के बने होते हैं,
और 2 बीटा यूनिट इसके बनते हैं, इनको कहा जाता है हेटेरोडाइमर। ठीक है, इनके बीच में ग्रूव होता है, बाइंडिंग ग्रूव होता है जो ओपन होता है दोनों साइड पे। देखें ये हमारे पास जो है इनका मेजर स्टेट, ये इसमें 2 अल्फा और इसके पास क्या है 2 बीटा। अब आगे बात करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे लिए अल्फा और बीटा हेटेरोडाइमर है। ठीक है, हो गया। MHC1 जो है ये प्रेजेंट होता है किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं या हमारे प्लेटलेट्स हो गए जो इंटरेक्ट करते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के साथ और नेचुरल किलर्स के साथ। ठीक है, ये हमारे काम करते हैं पेट्रोलिंग सेल्स के तौर पे, सॉइल सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं होता। अच्छा, ये तब आएगा जब हमारे जो MHC है इसके अंदर कोई चेंज आ जाए, मॉडिफिकेशन आ जाए या इसका जो है लॉस हो जाए MHC1, तो फिर क्या होगा, हमारे जो टारगेट सेल्स होते हैं ये नॉन सेल्फ होते हैं और सब्जेक्ट इनका क्या होता है कि उनको टर्मिनेट किया जाता है, खत्म किया जाता है। फिर क्या होगा, ये अल्टर करेंगे MHC1 को और सर्व करेंगे इसलिए हमारे लिए ग्लोबल अलार्म के तौर पे काम करेंगे हमारे बॉडी में, ताकि इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाए। जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 है, ये क्या करता है, ये हमारे सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइट सेल्स हो गए और बी सेल्स। MHC2 क्या करता है, इंटरेक्ट करता है हमारे CD4 टी सेल्स के साथ, हेल्पर टी सेल्स जिनको कहा जाता है, और ये एसेंशियल होता है किस चीज के लिए, हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए, ताकि वो डेवलप हो सके। अच्छा, देन हमारे पास जो है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, और ये इधर जो है कोई भी पेप्टाइड एंटीजन डिस्प्ले नहीं होती हमारे MHC2 के ऊपर, मैक्रोफेजेस के ऊपर। तो हमारे जो TH सेल्स होते हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव रहते हैं और हेल्पर टी सेल्स इनएक्टिव रहते हैं। अगर डिस्प्ले हो जाए हमारे पास MHS2 जो है उसके ऊपर, तो फिर हमारे जो है नेव कहा जाता है, इनएक्टिव हमारे जो हैं हेल्पर टी सेल्स वो एक्टिव हो जाएंगे और रिलीज करेंगे हमारे लिए कुछ लिम्फोकाइंस जो एक्टिवेट करेंगे हमारे दूसरे इम्यून सेल्स को। अच्छा, देन हमारे पास आती है कि इनबोर्न एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इनबोर्न या इनेट इम्यूनिटी कहलाती है, मतलब कि जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये ऑलरेडी मौजूद होती है। ये मतलब कि हमारे पास नेचुरली होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ये डिफेंस करती है हमें बॉडी के अंदर पैथोजन वगैरह से। ठीक है, तो पहले जैसे हमने पढ़ा था कि फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती है स्किन, दूसरे हमारी सेल्यूलर बैरियर के तौर पे काम करती है, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मस्ट सेल हो गए, या हमारे इओसिनोफिल सेल्स हो गए या बेसोफिल्स हो गए। बायोकेमिकल बैरियर्स हमारे जो हैं जिनमें साइटोकाइंस, इंटरफेरोन्स या इंटरल्यूकॉन्स आते हैं। ये वाली इम्यूनिटी जो है ये हमारे किसके थ्रू आती है, जेनेटिकली मेकअप के थ्रू आती है। ठीक है, जो उसको इन्फेक्शन होने से पहले मौजूद है हमारे पास। दूसरी है जिसको हम कहते हैं अक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये हमारे जो इनबोर्न इम्यूनिटी होती है ये अक्वायर्ड होती है, एडाप्ट होती है। ये कहाँ से आती है, ये जैसे ही पैथोजन वगैरह हमारे बॉडी के अंदर आता है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तब ये हमारी जो है स्पेसिफिक होती है नेचर में, और पैथोजन की डेथ होती है किसके साथ, टी और बी सेल्स के साथ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, स्लो होते हैं, और ये ज्यादा टाइम तक रहने वाले होते हैं हमारे मेमोरी सेल्स के थ्रू। ठीक है, इनमें से कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारी पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ होते हैं पूरी लाइफ के दौरान, क्योंकि ये हमारे जो है हेल्प आउट करते हैं किस चीज में, पर्सन टू पर्सन में ये डिफरेंट होते हैं और हमें हेल्प आउट करते हैं डिजीज वगैरह से कंट्रोल करने में। अच्छा, देन हमारे पास जो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक है एक्टिव और दूसरी पैसिव। तो बात करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप है, एक्टिव और पैसिव। तो दोनों जो है हमारी नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, ये नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं तो इसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। अगर आर्टिफिशियल एनोकुलेशन की वजह से होती है, कोई पैथोजन वगैरह हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया जाए तो उसकी वजह से होती है, तो उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास 2 हैं, एक नेचुरल है और दूसरी आर्टिफिशियल है। नेचुरल में हमारे पास क्लिनिकल, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आते हैं जैसे कि, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास जो है ब्रीस्ट वगैरह के थ्रू, जो प्लेसेंटा के थ्रू, जो मदर के थ्रू जो बच्चों में होती है इम्यूनिटी, इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वैक्सीनेटेड, हमारे पास वैक्सीनेशन लगवाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो इम्यून सीरम होता है उसको, या जो इम्यून सेल्स होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ऐड किए जाते हैं। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास जो आता है ये जानदार का खुद का रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स खुद होता है। ये होता है किसी भी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से, इस वजह से इसको नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है। अगर ये आर्टिफिशियल इनोकुलेशन हो जाए तो फिर इसके वैक्सीन, तो इसके थ्रू हम कहते हैं कि एक्टिव आर्टिफिशियल जो है हमारे पास जलाती है। अच्छा, देन एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास ये आर्टिफिशियल और
हो गई। अच्छा, आज में हमारे पास आती है वैक्सीन। वैक्सीन में हमारे पास क्या होता है, या तो हम पैथोजन जो जिंदा होता है या किल करके हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी हो वो प्रोटेक्शन करे हमें बॉडी डिजीज के खिलाफ, ठीक है। तो वैक्सीन हमारे पास जो है कुछ किस्म की होती हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास जो आती है लाइव एटेन्यूएटेड, ऐसा जानदार डाला जाता है जो जिंदा होता है लेकिन नुकसानकार नहीं होता, ठीक है। या दूसरे किस्म में इनएक्टिवेटेड, ऐसा वायरस वगैरह डाला जाता है जो इनएक्टिव किया जाता है, किल करके उसको डाला जाता है। टॉक्सोइड, कुछ केमिकल वगैरह डाले जाते हैं। सब यूनिट से जैसे कि रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास हो गए, पॉलीसैकेराइड्स या कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। अभी इनमें क्या होती है, इनमें इनकी एंटीजेंस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती है। पैसिव इम्यूनिटी, ये हमारे पास एक और किस्म की एंटीबॉडीज बनाती हैं जो एक इंडिविजुअल क्या करता है, डोनर करता है ट्रांसफर दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है। जो रिसीव करता है उसको रिसेप्टर कहा जाता है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो पास करती है अपनी एंटीबॉडीज अपने फेटस के अंदर। फेटस मीन्स के बच्चे को कहा जाता है, बेबी को, प्लेसेंटा के थ्रू। सेम इसी तरीके से एक इन्फेंट जो होता है एंटीबॉडीज रिसीव करता है मदर से मिल्क फीडिंग के थ्रू, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है इसको कहा जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमारी वो होती है जिसमें इम्यून सेल्स या इम्यून सीरम जो है हमारा एक इंडिविजुअल रिसीव करता है किसे, दूसरे से, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास जो टर्म किया जाता है इस्तेमाल, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।